हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपकी अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 3। और चैप्टर 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हम लोग आरंभिक समाज के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तक पढ़ लिया था, और आज की वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बंधुता एवं विवाह, अनेक नियमों और व्यवहार की विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। परिवारों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से, उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, तो परिवार जो है एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। तो तकनीकी भाषा का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन जैसे चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसे नहीं मानते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। तो आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को जो है विशिष्ट परिवारों के बारे में, जैसे राजघराने या राजवंशीय परिवार रहते उनके बारे में जानकारी जो है आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के परिवारों के संबंधों को पुनर्निर्मित करना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवारों और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। तो अब हम लोग देखेंगे परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। तो संस्कृत ग्रंथों में देखा जाए तो कुल शब्द का प्रयोग जो है परिवार के लिए और वहीं पे जाति का बांधवों के लिए यानी बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श के बारे में। तो पितृवंशिकता का अर्थ जो है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है, यानी पितृवंशिकता यानी जो समाज पुरुष प्रधान हो तो उसे पितृवंशिकता कहते हैं। जहाँ पिता का प्रधान हो तो वह पितृवंशिकता का होता है, या पुरुष का प्रधान हो तो उसे पितृवंशिकता कहा जाता है। और वहीं पे मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती, यानी महिला से जुड़ी होती हो, तो वह मातृवंशिकता के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आदर्श को। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरवों और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। तो महाभारत जो है दो दलों के बीच लड़ा गया है, जो आपस में ही लड़ता है। कौरव और पांडव दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। तो कौरव और पांडव दल जो थे कौन से वंश से थे? तो एक ही वंश से थे। वह वंश का नाम था कुरु वंश, जिनका एक जनपद पर शासन था। तो दोनों का ही एक ही जनपद पे शासन भी था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। तो महाभारत में किसने जीता? तो पांडव विजयी हुए थे। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते हैं। तो पितृवंशिकता में क्या होता है, जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र जो है उनके संसाधनों पर अधिकार जमा लेते हैं, यानी उनके सिंहासन पर अधिकार कर लेते हैं और वो राजा बन जाते हैं पिता की मृत्यु के बाद।
अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो अधिकतर राजवंश जो है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नताएं भी थी, तो उसे हम लोग देखेंगे क्या विभिन्नताएं थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की पुत्री थी, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ की मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। तो हम लोग स्लाइड पे जो लगा हुआ है चित्र मानचित्र उसको देख लेते हैं। कुरु पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान, तो देखते हैं कुरु पांचाल क्षेत्र कहाँ है, तो यहाँ पे है, और उसके निकटवर्ती सूरसेन, विराट, मत्स्य, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर यही है। आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं उत्तम पुत्रों का प्रजनन कैसे होता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है, जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। तो मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे। तो इंद्र जो है युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता माने जाते थे, और यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से है। अब हम लोग पढ़ेंगे शोजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, उसको पढ़ते हैं। यह उदाहरण संस्कृत महाभारत की आदि पर्वन से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। तो कौरव जो है किसके पुत्र थे, तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और पांडव उनके बांधव जन के थे, यानी बांधव यानी भाई के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के जो भाई थे उनके पुत्र थे पांडव। चूँकि धृतराष्ट्र जो थे नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज यानी भाई पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। तो धृतराष्ट्र जो थे नेत्रहीन है, इसलिए उनके अनुज यानी भाई जो थे पांडु वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं, तो उनके बाद उनके पुत्र पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विवाह के नियम, विवाह के प्रकार आदि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।